नमस्कार दोस्तों, होम स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बिहार विजय सीरीज प्रैक्टिस सेट 9 के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो आने वाले बिहार के सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है अल्प रोजगार का, मुद्रास्फीति का, बचत का निम्न स्तर या असंगठित क्षेत्र का। राइट आंसर हो जाएगा असंगठित क्षेत्र का। भारत में राष्ट्रीय आय की जनगणना में सबसे बड़ी समस्या असंगठित क्षेत्र का विशालाकार है। असंगठित क्षेत्र में अधिकांश लेन देन का उर्जित रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय राष्ट्रीय आय की गणना का अनुमान करते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना का अनुमान कौन करती है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO। असंगठित क्षेत्र में क्या आता है? तो कृषि आ जाएगा, कुटीर उद्योग आ जाएगा, लघु उद्योग आ जाएगा, दिहाड़ी आ जाएगा एवं प्रवासी श्रमिक। इस सब की आय का वास्तविक रिकॉर्ड इसमें नहीं रहता है और ये सभी असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसलिए राष्ट्रीय आय की गणना करने में सबसे बड़ा समस्या क्या है? तो असंगठित क्षेत्र का। रिकॉर्ड की कमी के कारण राष्ट्रीय आय का सही आकलन करना कठिन हो जाता है। भारत में सीमांत कृषि भूमि जोतों का आकार है क्या है? तो 5 हेक्टेयर से ज्यादा, 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर के बीच, 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच, 1 हेक्टेयर से कम। तो राइट आंसर हो जाएगा सीमांत कृषि भूमि जोतों का आकार क्या होता है? तो 1 हेक्टेयर से कम। सीमांत कृषि वह होता है जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम कृषि भूमि होती है। भारत में कृषि जोतों का वर्गीकरण सीमांत, लघु, अर्ध मध्यम एवं बड़े कृषकों में किया जाता है। लघु कृषकों के पास 1 से 2 हेक्टेयर तक की कृषि होती है और सबसे अधिक 2 ही प्रकार की कृषि होती है, तो लघु कृषि और सीमांत कृषि। ठीक है, तो और लघु कृषि किसे कहते हैं? तो जिसका पास 1 से 2 हेक्टेयर तक की कृषि भूमि हो। भारत में सीमांत एवं लघु कृषकों की संख्या सबसे अधिक है। छोटे जोतों के कारण उत्पादकता, यंत्रीकरण, किसानों की आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। भारत में अर्ध शोधन निवारण अधिनियम कब से लागू हुआ? 1998 से, 1999 से, 2001 से या 2005 से? तो राइट आंसर हो जाएगा 2005 से। अर्ध शोधन निवारण अधिनियम 2002 द्वारा संसद द्वारा पारित किया गया था। पारित कब किया गया था? तो 2002 में। और इस अधिनियम को 1 जुलाई 2005 से पूरे भारत में लागू किया गया था और लागू किया गया था 1 जुलाई 2005 में। इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है? तो काले धन पर रोक लगाना तथा अवैध धन को वैध बनाने की गतिविधियों को नियंत्रित करना। इस अधिनियम के अंतर्गत प्रवर्तन निर्देशालय प्रमुख जांच एजेंसी है। इसका जांच कौन करती है? तो प्रवर्तन निर्देशालय। PMLA यानी अर्ध शोधन निवारण अधिनियम 2005, 2009, 2012, 2019 और 2023 में महत्वपूर्ण शोधन किए गए हैं। लास्ट शोधन कब किए गए हैं? तो 2023 में। नीति आयोग अस्तित्व में कब आया? 1 जनवरी 2014, 1 जून 2014, 1 जनवरी 2015 या 1 जून 2015? तो राइट आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2015। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इस योजना आयोग का स्थान लेकर नीति आयोग का गठन किया गया था। पहले इसे योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। नीति आयोग का गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा किया गया है। नीति आयोग का उद्देश्य क्या है? तो सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देना तथा दीर्घकालीन विकास नीतियों को तैयार करना। भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री। घड़ी में प्रयोग होने वाले कार्ट्रिज क्रिस्टल होते हैं किसके बने होते हैं? तो सोडियम सिलिकेट के, सिलिकॉन डाइऑक्साइड के, जर्मेनियम ऑक्साइड के या टाइटेनियम डाइऑक्साइड के? राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड के। कार्ट्रिज का रासायनिक सूत्र सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है। कार्ट्रिज क्रिस्टल में पाइजो इलेक्ट्रिक गुण पाया जाता है। कौन सा गुण पाया जाता है? तो पाइजो इलेक्ट्रिक गुण। विद्युत धारा मिलने पर यह निश्चित आवृत्ति का कंपन उत्पन्न करता है। इस स्थिर कंपन के कारण कार्ट्रिज घड़ियां अत्यंत सटीक समय बताती है। किसके कारण बताती है? तो ये कंपन के कारण बताती है, ध्यान रखेंगे। कार्ट्रिज एक प्राकृतिक खनिज है जिसका उपयोग घड़ियों के अलावा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भी किया जाता है। ब्रोमीन होते हैं रंगहीन गैस, भूरी ठोस, अत्यंत ज्वलनशील गैस या लाल द्रव? राइट आंसर हो जाएगा लाल द्रव। ब्रोमीन आवर्त सारणी के हैलोजन समूह का सदस्य होता है। यह कमरे के ताप पर लाल भूरे रंग का द्रव होता है। ध्यान रखेंगे, यह कमरे के ताप पर क्या पाया जाता है? तो द्रव अवस्था में पाया जाता है। ब्रोमीन कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु तत्व है।
इसकी गंध तीव्र होती है तथा यह विषैले एवं संराक्षक होते हैं। इसका उपयोग औषधि, रंगों, फोटोग्राफी एवं अग्निरोधी रसायनों के निर्माण में किया जाता है। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें हैं ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन या हाइड्रोजन तथा एसिटिलीन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। इस मिश्रण में लगभग 3200 डिग्री सेंटीग्रेड तक उच्च ताप वाली ज्वाला प्राप्त होती है। इस उच्च तापमान से ही धातुओं को पिघलाकर जोड़ने का कार्य किया जाता है। कितने उच्च तक के तापमान पाई जाती है? तो 3200 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑक्सीजन दहन को तीव्र करती है जबकि एसिटिलीन ईंधन गैस का कार्य करती है। वेल्डिंग के अतिरिक्त धातुओं की कटाई में भी ऑक्सी एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। गैल्वेनाइज लोहे के पाइप पर परत होती है जस्ते की, पारे की, लेड की या क्रोमियम की। राइट आंसर हो जाएगा जस्ते की। गैल्वेनाइजेशन में लोहे की परत पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। जस्ता लोहे की अपेक्षा अधिक क्रियाशील धातु होता है, इसलिए पहले वहीं ऑक्सीकरण होता है। ध्यान रखेंगे, जस्ता क्या होता है? तो लोहे की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है। इसमें लोहे का जंग लगने से सुरक्षित भी मिलती है। गैल्वेनाइज लोहे का उपयोग पाइप, पानी की टंकी एवं छत की चादर तथा तारों के निर्माण में भी किया जाता है। गैल्वेनाइजेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो धातुओं को जंग से बचाने का इसका और आयु बढ़ाना। दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्घ्य की सीमा क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 3900 से 7600 के बीच होता है। दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य सीमा लगभग 3900 से 7600 के बीच होती है। यह विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का वह भाग है जिसमें मानव आंख देख सकता है। ध्यान रखेंगे, जिसमें मानव क्या होता है? तो देख सकता है। 40 nm से कम तरंगदैर्घ्य पर पैराबैंगनिक विकिरण होती है और 70 nm से अधिक तरंगदैर्घ्य पर क्या होती है? तो अवरक्त विकिरण उत्पन्न होती है। ध्यान रखेंगे। दृश्य स्पेक्ट्रम में बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम तथा लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। एक परमाणु के केंद्रक का धनावेशित हिस्सा कहलाता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या न्यूक्लियस। तो राइट आंसर हो जाएगा न्यूक्लियस। परमाणु का केंद्र न्यूक्लियस यानी नाभिक कहलाता है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश तथा न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। ध्यान रखेंगे, प्रोटॉन पर कौन सा आवेश पाया जाता है? तो धनात्मक, और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं पाया जाता है। परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में केंद्रित होता है। और संपूर्ण द्रव्यमान कहाँ केंद्रित होता है? तो नाभिक में। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर और विभिन्न ऊर्जा स्तरों में भी परिक्रमा करते हैं। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं ऊर्ध्वापातन, संघनन, वाष्पन या उबलना। राइट आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वापातन। ऊर्ध्वापातन में ठोस पदार्थ सीधे गैस में बदल जाता है। इस प्रक्रिया में पदार्थ द्रव अवस्था से नहीं गुजरता है। ध्यान रखेंगे, इसमें द्रव में नहीं, डायरेक्ट ठोस से गैस में बदल जाता है। जैसे में कपूर, नेपथेलिन, अमोनियम क्लोराइड और आयोडीन ऊर्ध्वापातन के प्रमुख उदाहरण है। ये चारों ध्यान रखेंगे, चारों परीक्षा में बार बार पूछता है। तो कौन कौन है ऊर्ध्वापातन के उदाहरण? तो कपूर, नेपथेलिन, अमोनियम क्लोराइड और आयोडीन। गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो निक्षेपण कहते हैं। ये भी हमेशा पूछता है। तो गैस से सीधे जो ठोस में बदल जाए उसे क्या कहते हैं? तो निक्षेपण। और जो ठोस से सीधे गैस में बदल जाए उसे क्या करते हैं? तो ऊर्ध्वापातन। ऊर्ध्वापातन का उपयोग शुद्धिकरण एवं पृथक्करण में किया जाता है। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय नियंत्रित करता है? राइट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट का। इंसुलिन अग्नाशय के बीटा कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है। ध्यान रखेंगे, इंसुलिन किस कोशिकाओं से स्रावित होता है? तो बीटा कोशिकाओं से। यह मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज के चयापचय को नियंत्रित करता है। इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज का स्तर कम करके उसे कोशिकाओं में प्रवेश करने में सहायता करता है। ध्यान रखेंगे, ये किसके स्तर को नियंत्रित करता है? तो ग्लूकोज के स्तर को कम करके, और कोशिकाओं में प्रवेश करने में सहायता करता है। अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में यकृत एवं मांसपेशियों में संग्रहित करता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह रोग होता है। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो नेपाल के साथ कितने जिला सीमा साझा करते हैं बिहार के? तो 7। कौन कौन? तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, और कौन करता है? तो सीतामढ़ी,
मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ये 7 जिले क्या करते हैं तो नेपाल को सीमा साझा करते हैं। तो मधुबनी करता है, किशनगंज भी करता है, सीतामढ़ी भी करता है, पूर्णिया नहीं करता, ध्यान रखेंगे, पूर्णिया नहीं करता। ये पश्चिम बंगाल की सीमा को साझा करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बिहार राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? महाबोधि मंदिर तो एकमात्र नहीं है। महाबोधि मंदिर को कब शामिल किया गया था तो 2002 में। और नालंदा में बौद्ध मठ या विक्रमशिला बौद्ध मठ या सिरसासूरी था। नालंदा को कब शामिल किया गया तो 2016 में। तो एकमात्र नहीं है तो कौन सा है? सिरसासूरी, ये दोनों नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? बिहार में, कर्नाटक में, राजस्थान में या पंजाब में? तो राइट आंसर हो जाएगा बिहार में। कि किस जिले में स्थित है तो पटना जिले में। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? 1929 में, 1930 में, 1931 में, 1932 में? तो राइट आंसर हो जाएगा 1929 में। और किसने किया था तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। ठीक है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। और इसके अध्यक्ष कौन थे तो अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। और महासचिव कौन थे? महासचिव थे NG रंगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना था? भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1909 या भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। 1 अप्रैल 1936 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार एवं उड़ीसा अलग प्रांत बने थे। बिहार और उड़ीसा किस अधिनियम के तहत अलग प्रांत बने थे तो भारत सरकार अधिनियम 1935। और कब हुआ था तो 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को। 22 मार्च 1912 को बिहार को बंगाल से अलग कर बिहार उड़ीसा प्रांत बनाया गया था। और बिहार उड़ीसा उस समय क्या था, एक था जब बंगाल से अलग किया गया था। और कब किया गया था तो 22 मार्च 1912 ईस्वी। इसलिए 22 मार्च को क्या बनाते हैं हम बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। और जब बिहार से अलग उड़ीसा हुआ था तो 1 अप्रैल को क्या बनाता है तो उत्कल दिवस के रूप में मनाता है उड़ीसा। 1 अप्रैल 1936 को बिहार एक स्वतंत्र प्रांत के रूप में अस्तित्व में आया था। 22 मार्च को प्रतिवर्ष बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं, ध्यान रखेंगे। और उत्कल दिवस उड़ीसा कब मनाता है तो 1 अप्रैल को। बिहार की पहली राजधानी पटना बनाई गई थी, जो आज भी राज्य की राजधानी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? सोन, पुनपुन, सकरी या बालन? राइट आंसर हो जाएगा पुनपुन। पुनपुन नदी फतुहा के पास गंगा नदी में मिलती है। पुनपुन नदी झारखंड के पलामू जिले के छोटा नागपुर पठार से निकलती है। कहाँ से निकलती है तो झारखंड के पलामू जिले के छोटा नागपुर पठार से। यह झारखंड और बिहार से होकर गुजरती है। पुनपुन गंगा की प्रमुख नदियों तट की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है पुनपुन तो गंगा की। इसका कुल प्रवाह क्षेत्र मुख्यतः पटना, गया, जहानाबाद जिलों से फैला हुआ है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? CWG से, AW से, CAW से या CBW से? तो राइट आंसर हो जाएगा CWG से। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला है? सिवान, गया, वैशाली या पूर्णिया? तो राइट आंसर हो जाएगा पूर्णिया। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? कोसी, सोन, गंडक या कमला? राइट आंसर हो जाएगा गंडक नदी पर। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मुख्य स्थान कहाँ स्थित है? मनेर में, राजगीर में, पावापुरी में या जलाना फोर्ट में? तो राइट आंसर हो जाएगा पावापुरी में। भगवान महावीर को पावापुर यानी नालंदा बिहार में निर्वाण यानी मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। किस जिले में स्थित है बिहार के तो नालंदा जिले में। पावापुरी को अपापुरी के नाम से भी
जाना जाता है। यह स्थित जल मंदिर जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। भगवान महावीर ने 72 वर्ष की आयु में 527 ईसा पूर्व में पावापुरी में निर्वाण की प्राप्त की थी। उस समय आयु इनकी क्या थी? तो 72 वर्ष। पावापुरी जैन धर्म के 5 प्रमुख तीर्थस्थलों में से भी एक है। कैमूर पठार किस लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए, चूना पत्थर के लिए, लिथियम के लिए या बक्साइट के लिए? राइट आंसर हो जाएगा चूना पत्थर के लिए। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? स्वामी शाहजानंद सरस्वती, श्री कृष्ण सिंह, मोहम्मद जुबैर या एन के सिंह? राइट आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर दोनों ने मिलकर किया था। राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। इसका गठन कब हुआ था? तो गठन हुआ था 17 मई, डेट भी याद रखेंगे, 17 मई 1934 ईस्वी को। और इसके सचिव कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव। ध्यान रखेंगे अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष पूछे तो इस आचार्य नरेंद्र देव होगा। और सचिव कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण। बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो बिहार से भारतीय संविधान में कितने सदस्य कुल चुने गए थे? तो 36, जिनमें एन.के. सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम और श्यामानंद प्रसाद मिश्र थे। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह, मोहम्मद यूनिस, जी.एस. लाल या वहाबी अली? तो राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद यूनिस ने। 1 अप्रैल 1937 को बिहार में मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का गठन किया गया था। कब किया गया था? तो ध्यान रखेंगे 1 अप्रैल 1937 को। यह मंत्रिमंडल भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत बना था। बाद में 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ। दोबारा इसका गठन कब हुआ था? तब 20 जुलाई 1937 ईस्वी को। फिर उसके नेतृत्व किसने किया था? तो श्री कृष्ण सिंह ने। अनुग्रह नारायण सिन्हा श्री कृष्ण सिंह मंत्रिमंडल के प्रमुख सहयोगी थे। बिहार के प्रथम कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? मोहम्मद जिन्ना, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड मिंटो या लियाकत अली खान को? तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मिंटो को। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना जाता है। लॉर्ड मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के तहत तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की थी और इसी कारण इन्होंने क्या किया था? तो अलग पाकिस्तान के इसे जन्मदाता माना था। इस व्यवस्था में भारत में सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा दिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि पाकिस्तान के वास्तविक जन्मदाता जिन्ना नहीं बल्कि लॉर्ड मिंटो हैं। मार्ले मिंटो सुधार को भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है 26 अक्टूबर को, 26 नवंबर को, 26 जनवरी को या 15 अगस्त को? राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर को। भारतीय संविधान दिवस प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंगीकृत किया था और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। अंगीकृत कब किया था? तो 26 नवंबर 1949 को और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। भारत सरकार ने 2015 में 26 नवंबर को आधिकारिक रूप से संविधान दिवस के रूप में घोषणा किया और संविधान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा कब हुई थी? तो 2015 में। 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में भी कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्नलिखित में से कौन सा सूचीबद्ध है? यानी नीति निर्देशक तो किस किस अनुच्छेद में है? तो 36 से लेकर 51 तक में। तो देख लेते हैं समान कार्यों के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद में? तो 44 में। तो ये शामिल है। समान नागरिक संहिता ये और समान कार्यों के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 39 के डी में है। और समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 44 में। छोटे परिवारों का मापदंड ये नहीं है नीति निर्देशक तत्व में। प्राथमिक स्तर की मातृभाषा किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 350 के ए में। तो कौन कौन से शामिल है? तो 1 और 2। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
उच्चतम न्यायालय के व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज को फहराना किस अनुच्छेद के तहत नागरिक का मौलिक अधिकार है? तो राइट आंसर हो जाएगा संविधान का अनुच्छेद 19 के 1 के ए के तहत। एक नए राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? साधारण, 2/3, 3/4 या 2/3 एवं आधे राज्यों का अनुसमर्थन? तो राइट आंसर हो जाएगा साधारण बहुमत के। निम्न में से किस हड़पकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? धोलावीरा से, बनवाली से, कालीबंगल से या लोथल से? तो राइट आंसर हो जाएगा बनवाली से। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था? राइट आंसर हो जाएगा चेदी वंश से। और चेदी वंश को ही किस नाम से जाना जाता है? तो महामेघावाहन वंश से नाम से जाना जाता है। तो दोनों ऑप्शन में है, तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। चीनी यात्री सुंगयुन ने भारत की यात्रा की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 515 ईस्वी से 520 ईस्वी के बीच। किस प्रकार की भूमि को अप्रहर्त कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा बिना जोती हुई जंगली भूमि को। गुप्त काल में भूमि का वर्गीकरण उसकी उपयोगिता के आधार पर किया गया था। इसकी उपयोगिता के आधार पर भूमि का वर्गीकरण किस काल में किया गया था? तो ध्यान रखेंगे गुप्त काल में। और उसी काल में अप्रहर्त भूमि का अर्थ बिना जोती हुई जंगली भूमि को कहा जाता था। और क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो कृषि योग्य भूमि को कहा जाता है। और वास्तु किसे कहा जाता है? निवास यानी घर बनाने योग्य भूमि को। और खील किसे कहा जाता है? तो ऐसी भूमि जो खेती योग्य नहीं होती थी तथा चरगाह पशुओं के चरने योग्य भूमि कहलाती थी। उदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? बंगाल, बिहार, गुजरात या तमिलनाडु? तो राइट आंसर हो जाएगा बिहार राज्य में। उदंतपुरी महाविहार वर्तमान में बिहार शरीफ, नालंदा यानी बिहार में स्थित है। इसकी स्थापना पाल वंश के शासक गोपाल ने की थी। किसने की थी? तो गोपाल प्रथम ने। यह नालंदा और विक्रमशिला के साथ बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। पाल शासकों ने बौद्ध शिक्षा एवं साहित्य के विकास का संरक्षण दिया था। ध्यान रखेंगे पाल शासकों ने क्या किया था? तो बौद्ध शिक्षा और साहित्यों का संरक्षण प्रदान किया था। बख्तियार खिलजी ने 12वीं शताब्दी के अंत में उदंतपुरी महाविहार को नष्ट किया था। और इसे नष्ट किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने। दीवान ए अर्ज विभाग संबंधित था? शाही पत्राचार से, विदेशी विभाग से, रक्षा विभाग से या वित्त विभाग से? राइट आंसर हो जाएगा रक्षा विभाग से। दीवान ए अर्ज का संबंध रक्षा यानी सैन्य विभाग से था। इस विभाग की स्थापना किसने की थी? तो सुल्तान गयासुद्दीन बलबन ने। ध्यान रखेंगे बलबन ने इसकी स्थापना की थी। इस विभाग के प्रमुख अधिकारी अरीज ए मुमालिक कहलाता था। अरीज ए मुमालिक क्या था? तो सैन्य विभाग का प्रधान होता था। ठीक है। इस कार्य सैनिकों की भर्ती, सेना का निरीक्षण, वेतन एवं रसद की व्यवस्था करना था। दीवान रियासत क्या था? तो विदेशी विभाग था। दीवान ईसा क्या था? तो शाही पत्राचार था। और दीवान मुख्तराज क्या था? तो राजस्व संबंधित विभाग से संबंधित था। बहमानी राज्य का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन हसन, फिरोज शाह, महमूद गवा या असफ खान? राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन हसन। फारसी यात्री अब्दुल रजाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? देवराय प्रथम, कृष्ण देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्ण देवराय द्वितीय? राइट आंसर हो जाएगा देवराय द्वितीय के शासनकाल में। दशवंत एवं बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के रजदरबारी थे। किसके? तो अकबर के, जहांगीर के, शाहजहां के या औरंगजेब के? राइट आंसर हो जाएगा अकबर के। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? मलिक इब्राहिम, इल्तुतमिश, बख्तियार खिलजी या अली मर्दान खिलजी? राइट आंसर हो जाएगा बख्तियार खिलजी। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता क्या था? तो बख्तियार खिलजी था। और यह कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। किसके सेनापति था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का। बख्तियार खिलजी ने ऐबक के अधीन रहते हुए बिहार पर आक्रमण किया तथा नालंदा एवं उदंतपुरी जैसे प्रसिद्ध शिक्षा केंद्रों को नष्ट किया था। बाद में उसने बंगाल पर भी अधिकार स्थापित किया, जहां वह तुर्क शासन की नींव रखी थी। राजनीतिक रत्नकार के लेखक है चंदेश्वर, विद्यापति, ज्योतिश्वर या हरिसिंह देव? राइट आंसर हो जाएगा चंदेश्वर।
फ्रेंच ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? कोको गॉफ, इगा स्विएटेक, मीरा एंड्रीवा या माजा च्वालिंस्का? तो राइट आंसर हो जाएगा मीरा एंड्रीवा ने। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 110वां, 122वां, 110वां, 112वां, 127वां, 120वां? तो राइट आंसर हो जाएगा 127वां। हर साल खीर भवानी मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में या पंजाब में? तो राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा? तो राइट आंसर हो जाएगा चौथा। विश्व पर्यावरण दिवस 2026 की थीम क्या थी? तो राइट आंसर हो जाएगा इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा लोकेश प्रशांत सीताराम को। नॉर्वे शतरंज 2026 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? तो राइट आंसर हो जाएगा आर प्रज्ञानंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 जून 2026 को भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने का किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू का। जून 2026 में सरिंदा को जीआई टैग दिया गया। यह किस राज्य का पारंपरिक जनजातीय वाद्य यंत्र है? राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा का। आज के प्रैक्टिस सेट का वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।